शंघाई सहयोग संगठन की बात करें, क्या संगठन जिसमें मुख्यतः मध्य एशिया के देश आते हैं। 4 देश मध्य एशिया के हैं दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान है, चाइना, रशिया है, ईरान भी आ गया। लगभग 9 देशों का समूह बन गया है दोस्तों ये। बाकी बहुत जल्दी इसका एक्सपेंशन होगा, यूएई शामिल होने की बात चल रही है इसके अंदर, मे बी बेलारूस शामिल हो सकता है इसके अंदर। सेंट्रल एशिया के और देश प्रयास, अफगानिस्तान शामिल हो जाए, कुछ सालों में स्टेबल गवर्नमेंट हो जाए वहाँ पर, तो सऊदी शामिल हो सकता है इसके अंदर, बात चल रही है। गल्फ कंट्रीज शामिल होने की बात कर रही है, यानी कुल मिलाकर एक नया गुट बनता हमको दिख रहा है। वॉटेवर हमारे काम का क्या है दोस्तों, पहली बात तो कुछ एससीओ का इतिहास या एससीओ का बारे में जान लीजिए दोस्तों। कोई एससीओ बता दूं आपको बेसिक बातें। कब बना था एससीओ दोस्तों? आज से 22 साल पहले 2001 में बनाया गया था। तब इसमें 4 सेंट्रल एशियन देश थे और रशिया और चाइना थे दोस्तों। उस समय 4 देश मध्य एशिया के थे इसके अंदर, और रूस और चाइना थे इसके अंदर दोस्तों। 6 देश हुआ करते थे। 2009 में दोस्तों एज हमने शामिल किया इसको, भारत के पीएम जाने लगे यहाँ पर, लीडरशिप समिट होने लगी। हालांकि भारत मेंबर नहीं बना था, भारत ने अप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम 17 में आते आते पूर्ण मेंबर बन गए। तो इंडिया पाकिस्तान जो गए मेंबर बन गए, कब? 17 में आके दोस्तों मेंबर बन गए भारत और पाकिस्तान। याद है 17 का साल ही था जब क्वाड की मीटिंग चालू हुई थी उस साल। तो क्वाड, ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के, तो क्वाड और एससीओ की मेंबरशिप एक साथ मिली भारत को। क्वाड का नाम भी है, क्वाड का जो कहना चाहिए प्रारंभ कह सकते हैं ऑफिशियल मीटिंग, और एससीओ मेंबरशिप एक साथ इंडिया के हाथ में आई थी दोस्तों। जी हाँ, तो यहाँ पर एससीओ का जो टारगेट है, एससीओ का जो गोल है यहाँ पर क्या है दोस्तों? सुरक्षा को बढ़ावा देना, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, आतंकवाद का उन्मूलन करना। ये कुछ मेन एस्पेक्ट है दोस्तों एससीओ के, कुछ इसके एस्पेक्ट है एससीओ के। मैं आता हूँ दोस्तों एससीओ के बारे में कुछ बात कर दूं आपके साथ। तो एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो 2001 में बनाया गया दोस्तों, 8 + 1 9 मेंबर होगा ईरान के शामिल होने से इस साल। इसकी बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर चलें, इसके ऑब्जेक्टिव या इसके उद्देश्य क्या है एससीओ के? उद्देश्य नंबर 1 वो है सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं यहाँ पर, सुरक्षा को बढ़ावा देना उद्देश्य है इसका। एक पॉइंट लिखा नहीं था, यहाँ पर लिख दूं, बड़ा पॉइंट था, वो था अलगाववाद को सप्रेस करना। चर अलगाववाद, सेपरेटिज्म बहुत होता है यहाँ पर। ये आप देखिए भारत के अंदर, चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, रशिया के अंदर वो चेचनी अलगाववादी हैं, किर्गिस्तान में उज्बेक अलगाववादी हैं, पाकिस्तान में अब वहाँ के हम देखें नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, वहाँ पर बलूच लोग अलगाववादी हैं, या चीन में जाइए जिनजियांग प्रांत अलगाववादी है। तो यहाँ पर जो अलगाववाद है, जो ये सेपरेटिज्म की भावना देशों के अंदर है, उसको सप्रेस करना, उसे पड़ोस से समर्थन ना मिले, इसका ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, तो अलगाववाद को, ये जो सेपरेटिज्म है, इसको दबाने की प्रवृत्ति दोस्तों, इसका लक्ष्य था, इसको समाप्त करना, सेपरेटिज्म की भावना समाप्त करना, ये इसके अंदर एक मुख्य कारक है दोस्तों। इसके अलावा आतंकवाद, जो अफगानिस्तान का आतंकवाद है, या यहाँ पर और आतंकवादी देश है पाकिस्तान जैसे, उनका आतंकवाद समाप्त हो, यहाँ पर इसको रोकना प्रयास था, टेररिज्म को रोकने का प्रयास था यहाँ पर। इसके अलावा ट्रेड, ऑफ कोर्स ट्रेड एक बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, दो राय नहीं है। कनेक्टिविटी, जी हाँ, संचार संपर्क, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है इन देशों के बीच में, इसको रिजॉल्व करना यहाँ पर प्रयास कर रहा है एससीओ की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। जी हाँ, इसके अलावा हम देखें यहाँ पर ट्रेड या कल्चर की बात करते हैं, ये लोग संस्कृति की बात करते हैं। आपको याद होगा एससीओ ने वाराणसी को कैपिटल भी घोषित किया है, कल्चर कैपिटल इस साल के लिए। जी हाँ, तो नो डाउट कल्चर एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पर। कॉमन है धर्म, यहाँ पर कुछ मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म यहाँ पर व्यापक स्तर पे हैं, तो उसको उनकी पहचान भी की गई है, कल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है। ये कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं इसके। हालांकि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो नाटो से या अमेरिका से या पश्चिमी देशों में टकराव रखता हो, इसलिए इसके अंदर यूएई, सऊदी के शामिल होने की बात चल रही है। ये संगठन हो गया दोस्तों, ये संगठन हो गया। आइए, इंडिया और एससीओ के कॉमन गोल्स क्या हैं? हमेशा बोलता हूं मैं, जब भी कोई संगठन में इंडिया शामिल है या इंडिया इसका मेंबर है, तो उसके कॉमन गोल ढूंढिए। आखिर इस ग्रुप में शामिल होकर इंडिया चाहता क्या है, हमारा मोटिव क्या है इस ग्रुप में शामिल होने का, हमारे एंगेजमेंट का रीजन क्या है, आखिर आप किससे जुड़े हैं तो उसका कारण होना चाहिए कुछ ना कुछ। आइए दोस्तों 360 खींचते हैं। इंडियन एससीओ कॉमन गोल्स क्या है? कॉमन गोल्स, आइए 360 बनाते हैं इसका हम लोग। क्या है कॉमन गोल बिटवीन इंडियन एससीओ? पहला, कनेक्टिविटी, भारत को मध्य एशिया तक पहुंचना जरूरी है। सेंट्रल एशिया का एक क्लोज मार्केट है, लैंडलॉक मार्केट है, भारत को वहां तक पहुंचना है, तो एससीओ के रूट की आवश्यकता है। जी हाँ, तो हमें क्या करना है दोस्तों? सेंट्रल एशिया तक एक्सेस करना है। मध्य एशिया तक पहुंचने में, जहां तक संचार संपर्क करने में हमें एससीओ की आवश्यकता है। मध्य एशिया तक एक्सेस करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए हमको दोस्तों सेंट्रल एशिया या एससीओ की आवश्यकता है। दूसरी बात करें, इसका फायदा क्या है? ये एक एनर्जी रिच ब्लॉक है दोस्तों, ऊर्जा के भंडार है यहाँ पर, तेल और गैस के भंडार है यहाँ पर। प्राकृतिक रूप से जो ऑयल मिलता है, रशिया देखिए, आपका कजाकिस्तान देखिए, तुर्कमेनिस्तान हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी तुर्कमेनिस्तान ईरान पार्ट बन गया दोस्तों, वो देखिए। तो ये ऑयल रिच इलाके हैं यहाँ पर। जी हाँ,
तेल भंडार है यहाँ पर, ऑयल रिसोर्स है दोस्तों बड़े स्केल पर, एज वेल एज गैस रिसोर्स है। जी हाँ, गैस के भंडार है, दुनिया की 44% गैस इस इलाके में है, 44% गैस इस इलाके में दोस्तों। जी हाँ, तो नेचुरल गैस है, ऑयल के भंडार हैं, दुनिया का 5th लार्जेस्ट स्टोरेज यहाँ पर है, 5वां बड़ा भंडार तेल का यहाँ पर है, गैस के भंडार यहाँ पर है। ऑफकोर्स इंडिया को आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत जो परेशान है अपनी विदेश नीति वो आतंकवाद से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से। तो पाकिस्तान को सैंडविच बनाना है, पाकिस्तान को प्रेस करना है, उस पर दबाव बनाना है, तो एससीओ का मंच एक अच्छा मंच हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक हम लोग मुहिम तैयार कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स पाकिस्तान का शामिल होना यहाँ पर इन पॉइंट एस्पेक्ट इंडिया के लिए, अगर पाकिस्तान है तो इंडिया का होना जरूरी है वहां पर, अदरवाइज पाकिस्तान इस ग्रुप का यूज कर सकता है एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए। दैट्स वाई इंडिया का होना जरूरी है यहाँ पर। इंडिया का एससीओ से बात करें दोस्तों, जी हाँ, ट्रेड दो राय नहीं है। व्यापार की बात करें, रशिया इंडिया का एक ट्रेड पार्टनर है बड़ा अपने आप में, चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान छोड़ दीजिए, लेकिन सेंट्रल एशिया के देश इमर्जिंग पार्टनर से तेजी से बढ़ रहा है व्यापार हमारा वहां पर, तो नो डाउट व्यापार भागीदार है भारत के यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों और क्या रीजन है यहाँ पर हमारे साथ इसको देखा जाए होने का, तो कई प्रकार के अलगाववाद जो इन देशों में देख रहे हैं वो इंडिया में भी दिख रहा है हमको यहाँ पर। तो अगर सेपरेटिज्म को लेकर सहमति बनती है कि भाई कोई देश दूसरे देश में अलगाववाद को बढ़ावा नहीं देगा, तो पाकिस्तान द्वारा जो हमारे सेपरेटिज्म बढ़ावा दिया जा रहा है, चाइना द्वारा नॉर्थ ईस्ट बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको हम लोग कंट्रोल करने में सक्षम हो सकते हैं। तो सेपरेटिज्म को सप्रेस करना या उस अलगाववाद को रोकने में भी दोस्तों मदद मिल सकती है हमको यहाँ पर, उस सेपरेटिज्म को सप्रेस करने में भूमिका होगी यहाँ पर। इसके अलावा भूमिका क्या है एससीओ में हमारी, एससीओ बैलेंस पैदा करता है दोस्तों। अगर हम अमेरिका के साथ हैं क्वाड में, तो एससीओ हमको यहाँ एक मदद करता है जो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने में, रणनीतिक स्वायत्तता में मदद करता है। तो एससीओ जरूरी है भारत की वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर सोचने के लिए, कि पश्चिमी ब्लॉक के बाहर, उस अमेरिका यूरोप के ब्लॉक के बाहर भी हमारी एक रणनीति हो सकती है। हम यूक्रेन की वॉर में रशिया के साथ दे ना दें उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये हमारी जो ऑटोनॉमी है, ये स्वायत्ता है, वो कहाँ से मिलती है, एससीओ का मेंबर होने के नाते। अब सोचिए अमेरिका से विजिट करके आते हैं पीएम साहब, और यहाँ पर उसके बाद 2 दिन बाद यहाँ पर एससीओ सबमिट करते हैं, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारत रणनीतिक स्वायत्ता है अपने आप में। जी हाँ, ऑटोनॉमिक स्टोनॉमी हमारे पास, ऑटोनॉमिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्ता हमारी है यहाँ पर, रणनीतिक स्वायत्ता इसको कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास है। एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट करता है, बैलेंस पावर क्रिएट करता है कि एक ब्लॉक बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाए, या भारत एक मेंबर बन के रह जाए एक ब्लॉक का, बाकी दूसरा ब्लॉक ना बन जाए। जैसे हम बोलते हैं नैम था किस जमाने में, दोनों गुट के प्रति बैलेंस था। अब ये दोनों गुटों में आप शामिल हैं, क्वाड में भी शामिल हैं आप, गुट नहीं कह रहे, क्वाड में भी शामिल हैं आप और एससीओ में भी शामिल हैं आप। तो कहीं ना कहीं प्रकार से क्या हो रहा है, भारत बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, भारत संतुलन होने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी है अपने आप में। इसके अलावा अफगानिस्तान या रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास की बात करें हम लोग, क्षेत्रीय विकास के लिए जरूरी है एससीओ का साथ होना, चाहे वो अफगानिस्तान का विकास करना हो या हमारे बात करें जो चीन के लगे हुए इलाके वहां विकास की बात, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विकास होगा, अफगानिस्तान का पूरे दुनिया में आतंकवाद का टेरर खत्म होगा, नेटवर्क खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जरूरी है क्षेत्रीय विकास हो अफगानिस्तान जैसे मुद्दों का। ठीक है दोस्तों, तो काफी सारे मुद्दे हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। संपर्क दो राय नहीं है दोस्तों, संचार संपर्क की बात करें तो संचार संपर्क बढ़ेगा, बताया मैंने, सेंट्रल एशिया पहुंच पाएंगे इससे हम लोग। तो अल्टीमेटली भारत के पास कई सारी एडवांटेज हैं यदि हम एससीओ मेंबर बने रहते हैं और इसकी लगातार मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है सर, ये तो हुई अपने एडवांटेजेस की बात, या अपने अपने फायदे की बात। दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग आपके साथ। चलिए अब आइए, चैलेंजेस क्या हैं एससीओ भारत के, भारत मौजूद है, चुनौतियां भी हैं। तो इंडिया एससीओ चैलेंजेस अगर बात करूं दोस्तों, चुनौतियां क्या हैं भारत के सामने, आइए बनाते हैं इसका, चुनौतियां किस प्रकार की हैं, चैलेंजेस क्या हैं। एससीओ मेंबर है भारत, अध्यक्ष भी है अगर बात करें इस समय तो हम लोग, तो चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियां भैया ये जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इनसे कौन निपटेगा यार, ये जो हमारे बाउंड्री स्टेट हैं, फ्रंटियर स्टेट हैं हमारे, जो ये फ्रंटियर जो राज्य हैं हमारे देश हैं, जो लाइक चीन और पाकिस्तान, इनके साथ चल रहा सीमा विवाद बड़ी समस्या अपने आप में। जो फ्रंटियर स्टेट है, बाउंड्री स्टेट है भारत के, उनकी बात करें, उन देशों में भारत के सीमा विवाद चल रहे हैं, पाकिस्तान से लेकर चीन तक। तो भारत कहीं ना कहीं, अगर एक ऐसा ग्रुप 9 देश हैं उनमें से 2 के साथ भारत के सीमा विवाद हैं, बड़ा मुश्किल काम होगा। बड़े पावरफुल कंट्री दोनों की वो, ठीक है, नॉट पाकिस्तान पावरफुल नहीं आप कह सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स चाइना के साथ रहकर वो पावरफुल दोनों का नाटक करता है। तो बात करें दोस्तों, आगे बढ़े आपके साथ हम लोग यहाँ पर इंडिया एससीओ चैलेंजेस की बात करें। एक चैलेंज और क्या है, एक चैलेंज ये कि बैलेंस बनाना। वही बात है ना यार कि आप इस गुट में शामिल, तो अमेरिका आपको शक से देखेगा, अरे यार ये मीटिंग कर रहा है भारत, पुतिन के संग बैठा है तो ना यार, ओहो पुतिन के साथ बैठा है तो इंडिया मेरे साथ तो नहीं हो सकता ना।
अब वही बात है, सोचिए आप कि शी जिनपिंग भारत आए, हमें हाथ हाथ मिलाएं, झूला झुलाएं उनको बढ़िया से बैठा के, हम लोग नारियल पानी पिलाएं उनको यहाँ पर, अगले दिन पाकिस्तान चले जाएं वो, तो क्या विश्वास कर पाएंगे शी जिनपिंग पर आप? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही अगर भारत अमेरिका की न्यूज़ देखें तो भारत कल तक प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लिस्ट प्रकार दी बड़ी सी ऑर्डर की इन्होंने हमको, अगले दिन चीन से मीटिंग कर रहे हैं बैठकर, ये तो रशिया से मीटिंग कर रहे हैं बैठकर, ये तो ट्रस्ट जनरेशन मुश्किल होगा, बैलेंस बनाना मुश्किल होगा। ये चैलेंज भी इंडिया के लिए अपने आप में कि इस वेस्टर्न ब्लॉक में, जो पश्चिमी ब्लॉक है और एससीओ के बीच कैसे बैलेंस बनाए भारत, कैसे भारत इनके बीच संतुलन स्थापित करे, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बड़ा चैलेंज होने वाला है। वो कहता है पश्चिम ब्लॉक की रशिया की बुराई करो, तेल खरीदना बंद करो, रशिया कहता है बना यूक्रेन वाले ये हंगामा कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं पश्चिमी देश, इनकी बुराई करो, बात कुछ नहीं करता। तो निश्चित तौर पर ऑटोनॉमी तो है लेकिन चैलेंज भी है अपने आप में, कोई खुल के समर्थन नहीं कर पाता आपका यहाँ पर। चैलेंजेस नंबर 3, और क्या चैलेंज है दोस्तों यहाँ पर? चैलेंज नंबर 3 कहीं ना कहीं ये भी है क्योंकि भारत आतंकवाद की बुराई करना चाहता है, भारत के एरिया से होकर चीन का बेल्ट रोड गुजर रहा है, उसकी बुराई करना चाहता है भारत, लेकिन प्रस्ताव पास है। सोचिएगा, बड़ा ही रेयर इवेंट है कि भारत साल अध्यक्ष था एससीओ का, हमने प्रस्ताव रखा नई दिल्ली घोषणा पत्र, हमने उसमें कहा कि पाकिस्तान या आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हमने उसमें कहा कि क्षेत्रीय जो संप्रभुता है, रीजनल इंटीग्रिटी है, जो हमारी सोवरेनिटी है, उसका उल्लंघन कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नहीं होना चाहिए। चीन ने हटा दिया उस लाइन को, हमने साइन करने से मना कर दिया। सोचिएगा, नई दिल्ली घोषणा पत्र में उन्हीं बातों को शामिल नहीं किया गया जो भारत चाहता था। आप अध्यक्ष थे, आपकी बात को शामिल नहीं किया गया, आपको साइन नहीं करना पड़ा, आपने साइन नहीं किया उस घोषणा पत्र पर। चाइना का इकोनॉमिक प्लान आया, आपने साइन नहीं किया उस पर। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं कॉमन पॉइंट्स बनाना, कॉमन सहमति के बिंदु बनाना, ये बड़ी चुनौती भारत के सामने एससीओ में, क्योंकि आपके साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, बहुत हंगामा है, बाउंड्री को लेकर, आपकी संप्रभुता को लेकर, व्यापार के अधिकार को लेकर बहुत विवाद है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, तो एससीओ में चैलेंज क्या बात, चैलेंज क्या बात के सामने, वो है यहाँ पर कॉमन कहते हैं मीडियम प्रोग्रामिंग का सहमति के बिंदु बनाना। सहमति बनाना किसी मुद्दे पर बड़ा मुश्किल काम है। दुश्मनी है वो अलग चीज अपने आप में, लड़ाई चल रही है वो अलग मुद्दा है, लेकिन सहमति बनाना किसी मुद्दे पर ये मुश्किल दिखता है हमको यहाँ पर। तो कंसेंसस नहीं बनती यहाँ पर किसी प्रकार से दोस्तों, सहमति नहीं बनती है। जी हाँ, चैलेंज नंबर, और क्या चैलेंज है भारत के सामने? अब सोचिए, एससीओ मीटिंग वर्चुअल करना पड़ा भारत को। वर्चुअल क्यों करना पड़ा? चीन के राष्ट्रपति आने को तैयार नहीं है भारत में, पाकिस्तान के पीएम तो क्यों आएंगे भारत में? वो पुतिन को आप बुला लेते, आ भी जाते, पुतिन तो आ भी थे बीच में, आ जाते पुतिन, सोचिए आप उनका वेलकम कर रहे हैं तो दुनिया में क्या मैसेज जाता? अभी जॉय बाइडेन के साथ खड़े थे आप, अब पुतिन के साथ खड़े हैं यहाँ पर, तो बड़ा गलत मैसेज दुनिया के सामने जाता है यहाँ पर। तो भारत ने कहा ठीक है वर्चुअल कर लो, सारा झंझट खत्म एक बार में। लेकिन चैलेंज ही तो है अपने आप में, ये चैलेंज ही है यहाँ पर कि आप एससीओ के साथ भी रहना चाहते हैं लेकिन इनको अपनाना भी नहीं चाहते हैं। तो वर्चुअल प्रकार से बहुत व्यवहारिक समस्या आ रही है यहाँ पर अभी राइट नाउ, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद से। तो स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर भारत के लिए एससीओ में या एससीओ मेंबर के साथ खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया है। यूक्रेन वॉर ने मुश्किलें कर दी भारत के लिए। जी हाँ, अगर कभी क्वेश्चन पे आ जाए कि यूक्रेन वॉर किस प्रकार भारत की विदेश नीति के सामने अब तक का थोड़ा चैलेंज लेकर आया है, सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में 2 मिनट रुककर। यूक्रेन वॉर किस प्रकार भारतीय विदेश नीति के सामने अब तक की सबसे चुनौती पेश कर रहा है, या पिछले 3 दशकों की सबसे चुनौती पेश कर रहा है? मैं इसको क्वेश्चन ले पाऊँ के साथ, कैसे यूक्रेन वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने पिछले 3 दशकों की, 91 के बाद की बात कर रहा हूं, इस मोनोपोलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, एक अधिकार वाले विश्व की बात कर रहा हूं, अमेरिका वाले विश्व की बात कर रहा हूं, इस विश्व में भारत के सामने, भारत की विदेश नीति के सामने कैसे चैलेंज पेश किया है? ऑफकोर्स कोल्ड वॉर में होता था कि क्यूबा संकट हो गया, सुएज कैनाल संकट हो गया, गोल्ड क्राइसिस हो गया, ऑयल क्राइसिस हो गया, या कभी वॉर हो गई रशिया अफगानिस्तान में हो गया कुछ, वहां इंडिया की मुश्किलें होती थी, किसके साथ दें किसके साथ ना दें। 91 के बाद से ऐसा नहीं था। 91 के बाद से बस स्पष्ट स्थिति थी कि भारत अमेरिका के जो वॉर ऑन टेरर था साथ में था उससे कहीं ना कहीं, और रशिया के साथ भी था। लेकिन इस वॉर ने, रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया के विदेशी नीति निर्माताओं के सामने फिर वो डिलेमा, फिर वही दुविधा खड़ी कर दी कि हम किसके साथ हैं। तो 91 के बाद से लेकर अब तक देखा जाए पिछले 32 सालों के भारत की विदेश नीति के इतिहास में, लास्ट 32 ईयर्स में दोस्तों, भारत को इतना बड़ा चैलेंज नहीं मिला था विदेश नीति में, तभी मिल रहा है। और ये चैलेंजेस क्या क्या हैं सोचिएगा, एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक, आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, काम का है, लेकिन सोचिएगा क्या क्या चैलेंज यूक्रेन वॉर ने पेश किए भारत की विदेश नीति के सामने। यूक्रेन वॉर ने क्या क्या चैलेंज पेश किए भारत की विदेश नीति के सामने? पहली बात अगर समझा जाए, रशिया एज अ पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, रशिया एज अ पार्टनर, रूस हमारा एक भागीदार है हथियारों से लेकर कई जगहों पर। भारत को रूस पे अब विश्वास कम करना होगा, क्योंकि पेमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो हथियार नहीं खरीद पाएंगे। जी हाँ, तो रशियन टेक्नोलॉजी, रशियन वेपन्स का हम क्या यूज कर पाएंगे अब,
बड़ा सवाल, विदेश नीति में बड़ा चैलेंज दोस्तों। जी हाँ, चैलेंज नंबर 2, अब पश्चिम बनाम चाइना रशिया, ये गुट क्लियर बन गए हैं दोस्तों। ये अब तक गुट छुपे हुए थे, अब तक ये गुट छुपे हुए थे, हिडन एजेंडा था, लेकिन अभी सामने आ गए हैं। पश्चिम बनाम रशिया चाइना, किसके साथ हैं आप, आपको चॉइस करनी है दोस्तों। चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 3 दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दोस्तों, रशियन करेंसी कोलैप्स कर गई शॉर्ट ऑफ यहाँ पर एक प्रकार से, ठीक है। चाइनीज करेंसी को ट्रेड के रूप में यूज कर रहा है एससीओ, उसके संबंधित देश। धीरे धीरे क्या होगा, जो डॉलर में ट्रेड होता था इनका, यहाँ पर डॉलर रिप्लेस हो रहा है दोस्तों चाइनीज करेंसी से। एससीओ के देश भी लास्ट कह चुके हैं इस बारे में कि वो चाहते हैं युआन को यूज करें हम लोग एज अ ट्रेड के रूप में। इंडिया को, रशिया ने भी कहा भैया युआन दे दो हमको, रुपया नहीं चाहिए आपको, युआन दे दो हमको। तो हो क्या रहा है, युआन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस और बढ़ रहा है, जो भारत के लिए बड़ा चुनौती बनने वाली है, क्योंकि ये देश जो आएंगे अब वो युआन में डील करेंगे अगर, तो अमेरिका का स्तर कमजोर पड़ेगा, इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं युआन का बढ़ता रोल, क्योंकि इस वॉर ने ये काम किया है, इस वॉर ने चाइनीज युआन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिसके चलते भारत के ऊपर प्रेशर है, ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है। और क्या किया रशिया यूक्रेन वॉर ने दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ने कई प्रकार के कमी पैदा कर दी, महंगाई कर दी, वो तो एक डोमेस्टिक चैलेंज है अपने यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसेशन पैदा किया, जिससे भारत को एक्सपोर्ट करने में संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है, माल नहीं बेच पा रहा भारत दुनिया में, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा अपनी लेबर को यहाँ से, और ये कहीं ना कहीं संबंधों को खराब कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो अगेन यहाँ पर इसने प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया है इस वॉर ने, संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया है इस वॉर ने, और संरक्षणवाद के चलते क्या हो रहा है, भारत के संबंध खराब हो रहे हैं बाकी देशों से। जी हाँ, एक मुश्किल बिल्कुल आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों एनर्जी प्राइस हाइक हो गए, दो राय नहीं है। एनर्जी का प्राइस जब भी बढ़ेगा, चीजें महंगी मुश्किल होंगी भारत की विदेश नीति के लिए यहाँ पर, तो विदेश नीति में चैलेंजेस आ रहे हैं दोस्तों हमारे सामने। अब आपको चुनना है एससीओ या फिर क्वाड, एससीओ या फिर अमेरिका, तो एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने आ रहा है दोस्तों विदेश नीति को लेकर। मैं टॉपिक से बाहर आता हूँ लौट के, अपने बात कर रहा दोस्तों, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था मैं आपके साथ कि क्या क्या चैलेंज पेश किए हैं इंडिया के एससीओ मेंबरशिप में, क्या क्या चैलेंज हैं इस समय। तो यूक्रेन वॉर ने चैलेंज पैदा कर दिया आपके लिए, और क्या चैलेंज दोस्तों रशिया कहना चाहिए एससीओ के साथ भारत की मेंबरशिप के। मेंबरशिप में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर चाइनीज गुट स्ट्रांग हुआ है, दो राय नहीं है। चाइना डिसीजन मेकिंग भूमिका में आ गया यहाँ कहीं ना कहीं, चाइना जो चाह रहा है वो हो रहा है, उसने आपका एजेंडा स्वीकार नहीं होने दिया, उसने अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया यहाँ पर। भारत ने कहा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, उसने मना कर दिया आपका यहाँ पर। आतंकवाद की बुराई करेंगे, उसको मना कर दिया, उसने कहा चरमपंथ की बुराई करेंगे, वो मना कर दिया उसने। और उल्टा भारत में माइनॉरिटी राइट्स में जो है, भारत में जो अल्पसंख्यक अत्याचार हो रहे हैं, उस बात को शामिल करा लिया गया। यानी कहीं ना कहीं अब एजेंडा आपका नहीं चल रहा है एससीओ में, यहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस एजेंडा बन गया एससीओ के अंदर। बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पर, एक बड़ी चुनौती है चाइनीज या चाइना प्रभावित एजेंडा तय हो रहा है एससीओ के अंदर, जो भारत की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर हमको समझना होगा चाइनीज इन्फ्लुएंस एजेंडा यहाँ पर आ चुका है, जैसे हमने इस साल का डिक्लेरेशन देखा उसमें आप देख सकते हैं इन बातों को, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो चैलेंजेस बहुत सारे आपके सामने हैं यहाँ पर। आइए आर्टिकल पर चलता हूँ दोस्तों आपको लेकर, यहाँ पर मैं आर्टिकल पे आता हूँ फटाफट दोस्तों। आर्टिकल में देखें क्या क्या हमारे पास काम का है, जो हमारे जो पढ़ा अब तक हमने, उसमें क्या क्या शामिल है चीजें दोस्तों, ठीक है। टॉपिक देख लीजिए, दोस्तों हमने क्या किया यहाँ पर, एक वर्चुअल मीटिंग की हमने, शिखर शर्मा अध्यक्षता की भारत ने, ठीक है। एससीओ के काउंसिल की मीटिंग हुई दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। भारत शामिल क्यों हुआ, भारत ग्रुप में शामिल क्यों हुआ, क्योंकि क्या फायदा है भारत को, एडवांटेज क्या है एससीओ में शामिल होने के लिए। 5 पॉइंट्स आपको ना, उसको और करेक्ट कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं दोस्तों मेरे पास। भारत आखिर शामिल क्यों हुआ इस एससीओ में, क्या मेंबर के फायदे क्या है मेंबरशिप के। दुनिया की जीडीपी का दोस्तों 1/3, 1/3 जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड कहां से आता है, यहां से आता है। तो समझ सकते हैं आप, दुनिया के टॉप कंट्रीज, चाइना, इंडिया शामिल है इसके अंदर दोस्तों। जी हाँ, तो दुनिया के जीडीपी का 1/3 यहां से आ रहा है, ग्लोबल ट्रेड का 20% यहां से आ रहा है, ग्लोबल ऑयल का 20% यहां से आ रहा है, ग्लोबल गैस का 44% यहां से आ रहा है। बताया मैंने आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कनेक्टिविटी पर्पस के लिए फायदा है अपने आप पे दोस्तों, तो सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी की बात कर सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा दोस्तों चूंकि पाकिस्तान इसमें शामिल है, पाकिस्तान मेंबर है इस ग्रुप का, स्टैंड का, तो हमें शामिल होना जरूरी है, तो भारत की आवश्यकता ये भी है कहीं ना कहीं, भारत को शामिल होना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा भारत, एससीओ क्या करता है, भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में, मार्केट तक पहुंचने में, उसके संस्थाओं तक पहुंचने में मदद करता है। जी हाँ, तो भारत को फायदा मिलता है एससीओ की मेंबरशिप जो है, सेंट्रल एशिया के पास भी है, और सेंट्रल एशिया के देशों तक हम एक्सेस कर पाते हैं, उनकी मार्केट तक, उनके रिसोर्सेज तक, ये आपको फायदा मिलता है दोस्तों। इसके अलावा याद रखिएगा, मैंने बताया आपको यहाँ पर, एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड बनाने में, एक प्रकार से बैलेंस क्रिएट करने में मदद करता है ये भारत की यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं एससीओ के फायदे अपने आप में दिख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। चलिए,
तो हमें यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए, हमको यहाँ पर फर्टिलाइजर चाहिए दोस्तों, वो हम उठा पा रहे हैं रशिया से, क्योंकि हम एससीओ के मेंबर हैं राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं समझना होगा हमें कि एससीओ के मेंबरशिप होने के हमारे कई फायदे हैं, लेकिन मुश्किलें भी, चुनौतियां भी दोस्तों। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो आर्टिकल में नहीं है उस पर चर्चा कर दूं। क्या इस बार जो एससीओ की मीटिंग में हुआ भारत के साथ, हमारा इंडिया स्वीकार नहीं किया गया, हमारे खिलाफ बोला गया, हमने साइन तक नहीं किया इंडिया पे, हमने साइन तक नहीं किया घोषणा पत्र के ऊपर, क्या ये भारत की फेलियर है अपने आप में एससीओ को लेकर? क्या हम एससीओ में पीछे पड़ गए, पीछे हट गए हैं प्रकार से, या क्या कहाँ गलतियां हुई हमसे? तो पहली बात तो ये वर्चुअल समिट होना अपने में गलत था। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सक्षम होते बुलाने में, G20 के अध्यक्ष हैं यार, यही रशिया, यही चीन के राष्ट्रपति अभी G20 में आएंगे ना, तो एससीओ में क्यों नहीं बुला सकते इसको? हम लोग बुला सकते थे। तो ऑफकोर्स ये भूलना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इंडिया अगर ग्रुप का इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और मीटिंग हो रही है पहली बार हमारे यहाँ, तो हमको बुलाना चाहिए था। तो वर्चुअल मीटिंग करा के गलती कर दी। पाकिस्तान पीएम क्यों नहीं है, वो भी समझिएगा। पाकिस्तान पीएम आ जाते, वो मना नहीं करते, उनको बुलाते ढंग से, तो आ भी जाते। लेकिन उनके जो विदेश मंत्री का हालत हमने की, अभी आए थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के साथ जो किया उस दिन, बहुत सोशल मीडिया में छा गए जयशंकर साहब, ये कर दिया पाकिस्तान के संग, वो कर दिया। नुकसान कहीं ना कहीं तो होगा। नुकसान हुआ, पीएम साहब नहीं आए। पीएम साहब नहीं आए, भारत के खिलाफ बढ़ के बोले, वैसे ही बोलते भारत के खिलाफ, तो वो सामने आके बोलते, भारत में आके बोलते, अब वो अपने माइक पे बोल लिए, अपने वर्चुअल स्टम्प बोल लिए। लेकिन पॉइंट बात है, हमें समझना हो डिप्लोमेसी केवल एग्रेसिव दिखावे से नहीं चलती है, डिप्लोमेसी कई प्रकार और चलती है। जयशंकर सर बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे डिप्लोमेट है, बहुत अच्छे स्टेट्समैन है, लेकिन विदेश नीति में कई फैक्टर्स और भी होते हैं। जहाँ एग्रेसिव होना चाहिए एग्रेसिव होना चाहिए। जहाँ पर आपको लगता है कि आप गेस्ट हैं तो अलग बात है, जहाँ मेज़बान है किसी के, तो आपको संभल के बोलना चाहिए। मेज़बान है तो आइए देश में हमारे यहाँ पर, बोलिए अपने मन की बात, बोलिए जो बोलना है, हमें बताना है, हमें जवाब देना है उसका। लेकिन हम एग्रेसिव होकर बस आ गए हो, तुम ध्यान रखना चाहिए हमें इस बातों को। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है विदेश नीति के अंदर। हमेशा बोलता हूँ, विदेश नीति के अंदर ना भाषा होती है, बॉडी लैंग्वेज एक भाषा होती है, किस प्रकार ट्रीटमेंट मिल रहा है। विदेश नीति के इंचार्ज बताते हैं कि यार कमर पे हाथ रख दिया किसी के, किसी कंधे पे हाथ रख दिया राष्ट्र अध्यक्ष के, किसी से हाथ मिलाते हुए उसको पकड़ लिया, गले लगा लिया, तो इसके क्या मायने होते हैं? हर किसी की चीज़ के मायने होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, उसका मैसेज दूर तक जाता है। तो ऑफकोर्स जैसा ट्रीटमेंट हम करेंगे इसी के साथ, वैसा ट्रीटमेंट हमको मिलेगा भी कहीं ना कहीं। तो हमें समझना होगा यहाँ पर, हम ताकतवर मुल्क हैं, ताकतवर होने की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं हमारी। तो अगर पावरफुल आप हैं, आप दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी ताकत है दुनिया की आप, तो आपको जिम्मेदार भी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय मैं नहीं मानता हूँ। तो जयशंकर सर जो किया वो अच्छी बात होगी, अच्छा उनको आवश्यकता लगी होगी उस समय ऐसा करने की। बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट भी कोई खास नहीं आ रहे थे पीछे से, वो लगातार बुराई करते हुए आ रहे थे भारत की, तो ठीक है, जवाब दे के आपने अच्छा किया। लेकिन हमेशा उस एग्रेसिव पोज में बने रहना भी चुनौतीपूर्ण होता है, जब खासकर आप मेजबान हैं, आपको G20 का समिट करना है, आपको देश में एससीओ को समिट करना है, आपको देश में अफ्रीकन यूनियन को मीटिंग को बुलाना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। हमारे अतिथि देवो भव की बात करते हैं, तो अतिथि देवो भव तो नहीं कम से कम, लेकिन हाँ, हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए विदेशियों के साथ, वो हमारी हमारी संस्कृति वो दिखाती है, सिखाती है हमको यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा भरेगा भी, तो राय नहीं है इसके अंदर। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ठीक है, ओके, आइए बात करें दोस्तों। तो हमें उम्मीद थी कि एससीओ बड़ा इवेंट होगा अपने आप में। हम मान रहे थे कि एससीओ बड़ी बड़ी घटना होगी अपने आप में, G20 की मीटिंग होने वाली है और बड़ी धूमधाम होगी एससीओ की मीटिंग में। तो पहली बात तो वर्चुअल कर दिया आपने, ठीक है, तो वर्चुअल करने का निपट गई बात सारी यहाँ पर, ठीक है, वर्चुअल कर दिया आपने। वर्चुअल खत्म होने से क्या हो गया? अब वर्चुअल क्यों किया गया? हालांकि वर्चुअल करने का बड़ा कारण था कि वो गेस्ट आने को तैयार नहीं थे, तो आपने कैसे इसको मॉडिफाई किया? चाहिए पीएम साहब को हमारे अमेरिका की यात्रा पे जाना है, टाइम नहीं है उनके पास, तो वर्चुअल कर लेते हैं। तो आपने इसको मॉडिफाई कैसे किया वो समझिएगा। प्रधानमंत्री की अमेरिका की राजकीय यात्रा की वजह से एससीओ शिखर सम्मेलन को स्थगित करने और फिर इसे एक नई डेट पर वर्चुअल रूप में कन्वर्ट करने का भारत का फैसला एससीओ नतीजों पर प्रतिकूल डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हुआ भी यही एग्जैक्टली। हमने क्या किया? हमने कहा भाई अमेरिका जाना है, हमारे पीएम साहब को मीटिंग होनी थी एससीओ की, सडनली एससीओ में अमेरिका आने की याद आ गई, अमेरिका चले गए हम लोग और तर्क दिया चाइना रशिया को, देखो यार ऐसा है कि आपको बुलाना तो था मुझे, लेकिन चूंकि हमारे पीएम को अमेरिका जाना पड़ रहा है, इसलिए काम को डेट शेड्यूल कर लो, डेट चेंज कर दो, और सब तो आ नहीं पाओगे उस डेट को, फिर लो तो वर्चुअल कर लो। तो सीधी बात है, आप क्या कर रहे हो ना यार, आप कर क्या रहे हो? आप जानते हो साल भर से एससीओ के मेंबर हो, आप जानते हो अध्यक्षता करनी है एससीओ की आपको। आप ये जो बहाना बनाया आपने कि यार पीएम साहब अमेरिका की यात्रा पर हैं और वर्चुअल कर लेते हैं, इससे देश नाराज होंगे। आप मेजबान है, भूलना नहीं चाहिए। वो नहीं आते वो अलग बात होती,
नहीं आते तब वर्चुअल होता, अलग बात होती, लेकिन यहाँ ये कह के आपने जो कवर अप करने का प्रयास किया है वो एक मुश्किलों में डाल सकता है। ठीक है सर। ऑफकोर्स जो एलओसी पर शत्रुता हो रही है, पाकिस्तान के पीएम साहब ऑलरेडी मना कर चुके हैं, या पुतिन साहब का स्वागत करना पड़ता आपको, तो वो मुश्किलें होती भारत के लिए, सही बात है अपने आप में। चलिए वॉट एवर, वही हम बात करें तो हमने कहा भाई कट्टरपंथ को शामिल करो एजेंडा में, डिजिटल चीज़ों को शामिल करो एजेंडा में, हमें खारिज कर दिया गया। हमने कहा भैया आपकी जो भाषा है वो रशियन है, चाइना मैंडरीन है, उन भाषाओं को, इंग्लिश को भी शामिल करो एससीओ की औपचारिक भाषा में। हमने कहा भैया अंग्रेजी को शामिल करो औपचारिक भाषा में, नहीं माने वो देश, नहीं बनाना अंग्रेजी को भाषा। जी हाँ दोस्तों, मैं सोच सकते हैं आप, इंडिया अंग्रेजी बोलने वाला, पाकिस्तान अंग्रेजी बोलने वाला देश, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया छोड़ दीजिए तो अभी ईरान एक शामिल हो रहा है जो ऑफकोर्स इंग्लिश भाषा का यूज़ करना चाहेगा, रशियन और चाइनीज़ के अलावा। तो ऐसे में बनाने मुश्किल नहीं थी इसके अंदर इंग्लिश को, लेकिन चूंकि भारत ने प्रस्ताव रखा है, नहीं मानना मुझे प्रस्ताव आपका। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि भारत को लेकर सहमति नहीं बन रही है दोस्तों। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सहयोग का मैप था, रोड मैप, हमने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि हमें लगा चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा इसके ऊपर, हमने साइन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एससीओ की फेलियर हुई है, दो राय नहीं है। उस फेलियर में क्या हमारी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी हालातों की है, वॉर की है, बॉर्डर पे जो हुआ उसकी है, चाइना के एग्रेसिव रवैये की, आतंकवाद, पाकिस्तान के आतंकवाद की है, चाइना के अड़ियल रवैये की है। तो नो डाउट, दो राय नहीं है। भारत ने बहुत प्रयास की सफल हो जाए ये समिट, हमने इनवाइट भी किया लेकिन वो नहीं आने को तैयार थे, फिर हमें सारा काम करना पड़ा। ठीक है, वॉट एवर, देखेंगे इसको। कुछ और बातें तो जोड़ूँ इसके अंदर, इसके अलावा कुछ और बातें जोड़ना चाहूँगा मैं यहाँ पर इस आर्टिकल में से, जो अगला आर्टिकल था आपके साथ यहाँ पर। ठीक है, बताया मैंने आपको पिछली एससीओ समिट में जो हुआ था दोस्तों, तनाव देखा गया था, विदेश मंत्री की मीटिंग हुई थी जब, और जब जयशंकर ने पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी के आतंकवाद साथ संबंध की आलोचना की थी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं वो ध्यान रखिए। सुषमा जी को भी हमने देखा है, विदेश मंत्री थी जब देश की वो, तो वो कितना सॉफ्टली, कितना अच्छा डील करती थी यहाँ पर, वो इस मामलों को, इस प्रकार के मामलों को, बहुत एग्रेसिव वो भी थी। जब बोलने में वो आती थी तो ऑफकोर्स उनके सामने कोई टिकता नहीं था, वो यूएन का मंच हो या फिर वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना हो। ये बहुत रेयर विदेश मंत्री कर पाए देश के हमारे, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की आलोचना करना, ये उनमें से एक थी वो। तो नो डाउट ये काम वो कर पाई थी और बड़े सॉफ्ट लहजे से करती थी बात सुषमा जी। तो हमने देखा विदेश मंत्री एक वो भी देखे हैं, और जयशंकर का हमने एग्रेसिव रवैया देखा है दोस्तों, लोकप्रिय हैं, सोशल मीडिया के हीरो हैं हमारे आजकल, वो दो राय नहीं है, अच्छे सांसद हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे स्टेट्समैन, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं, हमें मेजबान हैं या हम लोग गेस्ट हैं वहाँ पर, हमें देख के बोलना चाहिए यहाँ पर। वॉट एवर, तो इंडियन एक्सप्रेस आलोचना कर रहा है यहाँ पर कि आपने जरदारी के आतंकवाद की आलोचना की थी यहाँ पर, उसको लेकर ये गलत हो गया अपने आप में, वर्चुअल मीटिंग कराई, ये गलत, दूसरी गलत बात है अपने आप में दोस्तों यहाँ पर। चलिए, तो ठीक है, बताया मैंने आपको, आतंकवाद पर हमने जो कहा था, सम्मान पर जोर दिया। पाकिस्तान चीन ने क्या कहा? पाकिस्तान चीन ने कहा भैया आतंकवाद लड़ाई तो हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, भारत में माइनॉरिटी राइट्स की बात उन्होंने उठाई कि भारत में जो अल्पसंख्यक अधिकार हैं उनको छीना जा रहा है। यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति ने कहा भाई नया कोल्ड वॉर चालू हो रहा है और देशों को कोल्ड वॉर का मेंबर नहीं बनना चाहिए। नहीं, भारत जो क्वाड में शामिल हो गया है, भारत जो अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है, ये एक प्रकार का नया कोल्ड वॉर है, ये बचना चाहिए भारत को यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हालांकि रूस समर्थन में है भारत के, अच्छी बात है, रूस को सपोर्ट चाहिए रूस को हमारा यहाँ पर। नई दिल्ली घोषणा पर साइन किया गया दोस्तों। ठीक है, बीआरआई को समर्थन देना शामिल था, भारत ने कहा भैया शामिल नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर, बात विरोध कर रहा है इसका। कुल मिलाकर भारत ने इस साइन करने से परहेज किया इस दिल्ली घोषणा पत्र के ऊपर। नो डाउट एक बड़ी घटना है अपने आप में, भारत में मीटिंग हुई, नई दिल्ली घोषणा पत्र का नाम है, फिर भारत ने कई मुद्दों पर साइन नहीं किया इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें शामिल हो गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ ये आर्टिकल आपको लिए तैयार हो गया होगा। दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मैं देख लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एससीओ क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है, भारत द्वारा वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के नेताओं पर चर्चा करें और भारत की विदेश नीति की प्रस्तुत चुनौती अवसरों पर प्रकाश डालें। जी हाँ दोस्तों, तीन पार्ट हैं, महत्वपूर्ण मंच है किस प्रकार से एससीओ, पहला पॉइंट, दूसरा क्या निकल के आया दोस्तों, ऐसे इम्प्लीकेशन क्या हुए एससीओ मीटिंग के, और तीसरा भारत की विदेश नीति में चुनौतियां क्या क्या हैं, अवसर कौन कौन से इससे एससीओ से निकल के आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, और एक क्वेश्चन और दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, वर्चुअल में आतंकवाद पर चर्चा हुई, इंटीग्रिटी पर चर्चा हुई, कनेक्टिविटी चर्चा हुई दोस्तों, भारत के रुख क्या रहा, भारत ने बताया, मैंने विरोध किया भारत ने इन चीजों का, आतंकवाद पर हमने सहयोग मांगा, उन्होंने नहीं दिया, कनेक्टिविटी के मुद्दे पर चाइना का बीआरआई का समर्थन हमने नहीं किया यहाँ पर, और चीन के बीआरआई समर्थन करने से भारत के परहेज के महत्व, भारत की रणनीतिक विश्वासता पर चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात मैंने आपसे की यहाँ पर। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है बताया मैंने आपको, भारत दोनों गुटों में शामिल है
और भारत अब दोनों वोटों का लाभ भी ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, उम्मीद कर रहा हूँ। आता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा। ठीक है, बाकी दोस्तों ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है आपका, ठीक है। आंसर लिख के सबमिट करना चाहें, विंडो खोल दूंगा रात में आपको 8 बजे, इसकी 8 से 9 तक विंडो खुली रहेगी अपनी यहाँ पर आज। और आप 1 घंटे में कोई लिखना चाहें इसके अंदर, तो भेजना चाहें तो अपना आप भेज सकते हैं आंसर दोस्तों आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप पर अपना। आज और कल 2 दिन रहेगा ऑप्शन आपके पास, कल तक लिख लीजिए आराम से, क्योंकि बच्चे बाद में देखेंगे इस आर्टिकल को। तो एक काम कर, सुबह हम खोल देते हैं 8 बजे, सुबह 8 बजे खोल दूंगा विंडो में आपके लिए। कल सुबह 8 AM पे विंडो खोल दूंगा आपके लिए घंटे के में यहाँ पर, जिससे अपना आंसर आप सेंड कर सकें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। कुछ और मत देखिएगा वरना ग्रुप से हटा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो वही आंसर, एक आंसर भेज सकते हैं आप लोग, कोई भी एक आंसर लिख के भेज दीजिएगा। सभी चेक नहीं हो पाएंगे तो मैं सबकी गारंटी नहीं लूंगा। एक आंसर एक बार में व्यक्ति भेज सकता है, ज़्यादा भेजेंगे तो कोई भी चेक नहीं होगा, ठीक है। तो बेहतर है, नियम मानिएगा, एक आंसर लिख के भेज दीजिएगा एक बार टेलीग्राम पर दोस्तों आप लोग। बाकी याद रखिए अनअकैडमी के आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी हमारे साथ दोस्तों, जहाँ पर इस साल भी बहुत ही शानदार रिजल्ट अनअकैडमी दिया है दोस्तों, आप जानते हैं ऑलमोस्ट 333 सेक्शन अनअकैडमी दिए दोस्तों। आपके अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय, एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का दोस्तों, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 12 महीने प्लस 2 महीने कोर्स में। याद रखिएगा आशीर्वाद सर का करंट अफेयर्स का और इकोनॉमी का कोर्स आ रहा है दोस्तों, अल्टीमेट कोर्स आ रहा है आपके लिए। जुड़ना चाहें जुड़ जाइए अकेडमी में मेरे साथ, प्लस कोर्स दोस्तों जानते हैं फीस भी डिस्काउंट चलती है आपके लिए काफ़ी यहाँ पर भी। तो कोड यूज़ करना होगा आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360। जिनको पेड कोर्स लेना है, प्लस कोर्स लेना है दोस्तों, वो संपर्क कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे साथ, जहाँ पर मेरी टीम आपको सहयोग करेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम के लिए, तो कॉल कर दो, कर सकते हो कि प्राइस बढ़ने वाला है दोस्तों, जानते हैं प्राइस बढ़ने वाला है अनअकैडमी का। तो जैसे एनुअल हाइक होता है, हर साल प्राइस बढ़ता है साल में एक बार, तो फीस हाइक होने वाला है अनअकैडमी का दोस्तों। तो ज़रूरत है आपको लेना चाहें तो लेके रख लीजिए, क्योंकि अभी कोर्स बहुत जल्दी आएंगे मेरे इकोनॉमी करंट अफेयर्स के, साइंस टेक का चल रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका प्रतिज्ञा बैच और आरंभ बैच दोनों स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों यहाँ पर। कोई संपर्क करना चाहें तो ये नंबर है दोस्तों संपर्क करने के लिए हमारी टीम का, 85 से लेकर 85 तक नंबर याद रखिएगा, इसको डायल कर सकते हैं। बता दीजिए कोड यूज करना आशीर्वाद 360 आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी आपके साथ अगले सेशन में कल सुबह 9 बजे। उम्मीद करूंगा लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों फटाफट आप लोग इसको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। दीजिए आज्ञा, मुलाकात होगी सुबह 9 बजे। कैसा लगा सेशन बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।